बर्कशायर हैथवे बर्कशायर हैथवे और वॉरेन बफेट की कहानी दुनिया के इतिहास की सबसे सफल निवेश गाथाओं में से एक है। यह एक साधारण सूती कपड़े बनाने वाली मिल से शुरू होकर दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य बनने तक का सफर है। आइए इसे सरल स्टेप्स में समझते हैं। एक, शुरुआत। एक मृती हुई कंपनी। 1960 के दशक। बर्कशायर हैथवे मूल रूप से कपड़े बनाने वाली एक टेक्सटाइल मिल थी जो घाटे में चल रही थी। वॉरेन बफेट ने इसे 1962 में खरीदना शुरू किया। बफेट की गलती। उन्होंने इसे केवल इसलिए खरीदा क्योंकि शेयर की कीमत इसकी संपत्ति एसेट्स से कम थी। बाद में बफेट ने इसे अपनी सबसे बड़ी निवेश गलती कहा क्योंकि कपड़े का बिजनेस खत्म हो रहा था। 2. टर्निंग पॉइंट। चार्ली मंगर का प्रवेश। वॉरेन बफेट पहले केवल सस्ती चीजें खरीदते थे, चाहे कंपनी कितनी भी खराब हो। इसे वे शीघ्र बट इन्वेस्टिंग कहते थे। लेकिन उनके पार्टनर चार्ली मंगर ने उनकी सोच बदली। नया मंत्र। एक साधारण कंपनी को शानदार कीमत पर खरीदने से बेहतर है कि एक शानदार कंपनी को उचित कीमत पर खरीदा जाए। इसके बाद बर्कशायर ने टेक्सटाइल बिजनेस को छोड़कर बीमा, इंश्योरेंस, कैंडी, सीज कैंडीज और अखबारों में निवेश करना शुरू किया। 3. बीमा, इंश्योरेंस का जादू। बर्कशायर की सफलता का असली राज फ्लोट है। जब लोग बीमा जैसे GEICO का प्रीमियम भरते हैं, तो वह पैसा कंपनी के पास सुरक्षित रहता है जब तक कि कोई क्लेम ना आए। बफेट ने इस मुफ्त के पैसे फ्लॉट को शेयर बाजार में बेहतरीन कंपनियों को खरीदने के लिए इस्तेमाल किया। आज बर्कशायर के पास अरबों डॉलर का कैश फ्लो है। 4. दिग्गज कंपनियों में हिस्सेदारी। बफेट और बर्कशायर ने कभी भी सट्टा नहीं लगाया। उन्होंने ऐसी कंपनियां चुनी जिनका मोआट, प्रतिस्पर्धा से सुरक्षा, मजबूत था। एप्पल, बर्कशायर के पोर्टफोलियो का सबसे बड़ा हिस्सा। कोका कोला, दशकों से बफेट का पसंदीदा शेयर। अमेरिकन एक्सप्रेस, भुगतान की दुनिया का दिग्गज। बर्कशायर हैथवे की सफलता के 3 सुनहरे नियम। नियम। अर्थ, चक्रवृद्धि, कंपाउंडिंग। बफेट ने अपनी 90% से ज्यादा संपत्ति 65 साल की उम्र के बाद बनाई है। उन्होंने बस हार नहीं मानी और टिके रहे। सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस। बफेट केवल उन्हीं बिजनेस में पैसा लगाते हैं जिन्हें वे समझते हैं, जैसे डेयरी क्वीन, रेलवे, ऊर्जा। कैश का ढेर। जब मार्केट गिरता है और सब डर रहे होते हैं, तब बर्कशायर अपने पास जमा भारी कैश का इस्तेमाल करके सस्ती डील करती है। आज की स्थिति 2026। आज बर्कशायर हैथवे केवल एक कंपनी नहीं, बल्कि एक कॉग्लोमेरेट, मिश्रित कंपनियों का समूह है। इसके पास बीमा, बिजली, रेल मार्ग और टेक्नोलॉजी की दुनिया की सबसे बड़ी हिस्सेदारियां हैं। वॉरेन बफेट आज भी ओमाहा के एक साधारण घर में रहते हैं और अपनी सफलता का श्रेय पढ़ने और धैर्य को देते हैं। वॉरेन बफेट और चार्ली मंगर की दोस्ती की कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि ये दोनों एक ही शहर, ओमाहा, नेब्रास्का, में पले बढ़े और जवानी में एक ही किराने की दुकान, बफेट्स S&H ग्रोसरी, में काम किया। लेकिन तब वे एक दूसरे से कभी नहीं मिले। उनकी ऐतिहासिक मुलाकात के मुख्य पड़ाव यहां दिए गए हैं। 1. डॉक्टर एडविन डेविस, वो शख्स जिसने जय वीरू को मिलाया। 1957। असली कहानी 1957 में शुरू हुई। ओमाहा के एक मशहूर डॉक्टर एडविन डेविस वॉरेन बफेट के पास निवेश करने आए। उन्होंने बफेट की बातों से प्रभावित होकर $1 लाख निवेश करने का फैसला किया। जब बफेट ने पूछा कि उन्होंने इतनी जल्दी उन पर भरोसा क्यों किया, तो डॉक्टर ने कहा, तुम मुझे चार्ली मंगर की याद दिलाते हो।
डॉक्टर डेविस जानते थे कि इन दोनों की सोच और बुद्धिमानी एक जैसी है और वे इन दोनों को मिलाना चाहते थे। 2. पहली मुलाकात। ओमाहा क्लब, 1959। 2 साल बाद 1959 में चार्ली मंगर अपने पिता के निधन के बाद कुछ समय के लिए ओमाहा वापस आए। डॉक्टर डेविस ने एक डिनर पार्टी रखी और दोनों को आमंत्रित किया। पहली नजर का कनेक्शन। बफेट ने एक इंटरव्यू में बताया था कि रेस्टोरेंट में मिलने के कुछ ही मिनटों के भीतर उन्हें एहसास हो गया था कि यह इंसान हमेशा के लिए मेरी जिंदगी का हिस्सा बनने वाला है। हंसी और मजाक, दोनों की इरेवरेंस, पुरानी परंपराओं को न मानना और सेंस ऑफ ह्यूमर एक जैसा था। वे एक दूसरे के जोक्स पर पागलों की तरह हंस रहे थे। उनकी पत्नियों को लगा कि ये दोनों एक दूसरे में पूरी तरह खो गए हैं। 3. फोन पर लंबी बातचीत और पार्टनरशिप। चार्ली उस समय लॉस एंजल्स में एक सफल वकील थे, जबकि बफेट ओमाहा में अपना निवेश बिजनेस चला रहे थे। बफेट की सलाह। वॉरेन ने चार्ली को प्रेरित किया कि वे वकालत छोड़कर फुल टाइम निवेश इन्वेस्टिंग में आएं, क्योंकि चार्ली का दिमाग बिजनेस के लिए ही बना था। दूरी के बावजूद दोस्ती। वे सालों तक 1600 मील दूर रहे, लेकिन फोन पर घंटों बात करते थे। आखिरकार 1978 में चार्ली मंगर आधिकारिक तौर पर बर्कशायर हैथवे के वाइस चेयरमैन बने। उनकी दोस्ती की 3 सबसे खास बातें। 64 साल तक कोई बहस नहीं। बफेट के अनुसार इन 60 से ज्यादा सालों में उनके बीच कभी कोई तीखी बहस या लड़ाई नहीं हुई। चार्ली का नो कहना। बफेट अक्सर नए निवेश के लिए उत्साहित रहते थे और चार्ली उन्हें अपनी बुद्धिमानी से रोकते थे। बफेट उन्हें प्यार से द अबोमिनेबल नो मैन कहते थे। एक दूसरे को बेहतर बनाना। बफेट कहते हैं कि चार्ली के बिना वे आज आधे भी सफल नहीं होते। चार्ली ने ही उन्हें केवल सस्ते शेयर खरीदने के बजाय क्वालिटी बिजनेस खरीदने की राह दिखाई। यह चार्ली मंगर की बुद्धिमानी और उनकी दोस्ती का सबसे बड़ा उदाहरण है। वॉरेन बफेट अपनी सिगार बट, सिगार का टुकड़ा, स्टाइल के लिए जाने जाते थे, यानी ऐसी घटिया कंपनियां खरीदना जो इतनी सस्ती हों कि उनमें एक आखिरी कश, थोड़ा सा मुनाफा बाकी हो। बर्कशायर हैथवे एक ऐसी ही मरती हुई कपड़े की मिल थी। यहां बताया गया है कि चार्ली ने कैसे बफेट को इस दलदल से निकाला। 1. बफेट की जिद और अहंकार, दी ईगो ट्रैप। बफेट ने बर्कशायर के शेयर केवल इसलिए खरीदे क्योंकि वे सस्ते थे। जब मिल के मैनेजमेंट ने उन्हें धोखा देने की कोशिश की, तो बफेट ने गुस्से में पूरी कंपनी ही खरीद ली ताकि वे उस मैनेजर को निकाल सकें। नतीजा, बफेट एक ऐसी टेक्सटाइल मिल के मालिक बन गए जो हर साल पैसा गंवा रही थी। वे उसमें और पैसा झोंक रहे थे, यह सोचकर कि शायद किस्मत बदल जाए। 2. चार्ली मंगर का कड़वा सच, द रियलिटी चेक। चार्ली ने बफेट को सीधे शब्दों में समझाया। वॉरेन, अगर आप एक घोड़े को जानते हैं जो गिनती कर सकता है, तो वह एक शानदार घोड़ा है। लेकिन वह एक शानदार गणितज्ञ, मैथमेटिशियन नहीं है। चार्ली का मतलब था कि बर्कशायर एक बेकार बिजनेस है। आप इसमें कितना भी पैसा और दिमाग लगा लें, यह कभी कोका कोला नहीं बनेगा। उन्होंने बफेट को एक नया मंत्र दिया। अ ग्रेट बिजनेस एट अ फेयर प्राइस इज बेटर देन अ फेयर बिजनेस एट अ ग्रेट प्राइस। 3. समाधान, कैश का इस्तेमाल, डी पिवट। चार्ली ने बफेट को मनाया कि वे मिल को चलाने की कोशिश छोड़ दें, इसके बजाय पूंजी का स्थानांतरण, कैपिटल एलोकेशन। मिल से जो भी थोड़ा बहुत कैश बचता था, उसे कपड़े के बिजनेस में वापस डालने के बजाय बीमा, इंश्योरेंस और अन्य अच्छे बिजनेस खरीदने में लगाया गया। बदलाव, धीरे धीरे बर्कशायर हैथवे एक टेक्सटाइल कंपनी से बदलकर एक इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनी बन गई। 4. अंततः मिल का बंद होना, 1985। चार्ली की सलाह पर अमल करते हुए
बफेट ने अंततः 1985 में टेक्सटाइल का काम पूरी तरह बंद कर दिया। आज बर्कशायर के नाम में हथवे, कपड़ा मिल का नाम, अभी भी है, लेकिन इसका बिजनेस पूरी तरह बदल चुका है। चार्ली मंगर से मिली सबसे बड़ी सीख। बफेट खुद मानते हैं कि अगर वे चार्ली की बात नहीं मानते, तो वे आज भी एक औसत दर्जे के इन्वेस्टर होते। चार्ली ने उन्हें क्वालिटी की अहमियत सिखाई। BYD बिल्ड योर ड्रीम्स में निवेश की कहानी चार्ली मंगर की दूरदर्शिता और वॉरेन बफेट पर उनके प्रभाव का सबसे बड़ा उदाहरण है। यह निवेश तब किया गया था जब इलेक्ट्रिक गाड़ियां EVs केवल एक सपना लगती थीं। यहां बताया गया है कि यह सब कैसे हुआ। 1. चार्ली की जिद और वांग चुअनफू। 2008 में चार्ली मंगर ने BYD के संस्थापक वांग चुआनफू को पहचाना। चार्ली वांग से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने बफेट से कहा, यह आदमी थॉमस एडिसन और जैक वेल्च का मिश्रण है। वह एडिसन की तरह तकनीकी समस्याओं को हल करता है और वेल्च की तरह काम को अंजाम देता है। मैंने ऐसा इंसान पहले कभी नहीं देखा। 2. बफेट का संकोच, बफेट्स स्केप्टिसिज्म। बफेट शुरू में बहुत हिचकिचा रहे थे। कारण, बफेट को ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, कार कंपनियां और नई टेक्नोलॉजी से डर लगता था, क्योंकि उनमें बहुत कंपटीशन और रिस्क होता है। चार्ली का दबाव। चार्ली ने हार नहीं मानी। उन्होंने बफेट से यहां तक कह दिया, वॉरेन, अगर तुम इसमें निवेश नहीं करते, तो तुम अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। 3. ऐतिहासिक निवेश, 2008। आखिरकार बफेट मान गए और बर्कशायर हैथवे ने $230 मिलियन, लगभग 1,800 करोड़ रुपए में BYD की 10% हिस्सेदारी खरीदी। उस समय BYD मुख्य रूप से मोबाइल की बैटरी बनाती थी और कारों में अभी शुरुआत ही कर रही थी। 4. धमाका और सफलता, 2020 से 2026। अगले 15 सालों में जो हुआ, उसने दुनिया को चौंका दिया। EV क्रांति, BYD दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार कंपनी बन गई, जिसने कई बार टेस्ला को भी पीछे छोड़ दिया। रिटर्न, बफेट का $230 मिलियन का निवेश बढ़कर $8 बिलियन से ज्यादा हो गया, लगभग 35 गुना मुनाफा। बैटरी किंग, BYD केवल कारें नहीं बनाती, बल्कि वह दुनिया की सबसे बड़ी बैटरी निर्माताओं में से एक है, जो एप्पल और अन्य कंपनियों को भी सप्लाई करती है। इस निवेश से हमें क्या सीखने को मिलता है? सबक विवरण। सही पार्टनर की अहमियत। बफेट ने स्वीकार किया कि BYD का पूरा क्रेडिट चार्ली को जाता है। एक अच्छा पार्टनर आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकालता है। भविष्य को पहचानना चार्ली ने 2008 में ही देख लिया था कि भविष्य बैटरी और क्लीन एनर्जी का है। धैर्य, पेशेंस। बर्कशायर ने इस शेयर को 14 से 15 साल तक बिना बेचे रखा, जबकि बीच में कंपनी के शेयर काफी गिरे भी थे। आज की स्थिति, मार्च 2026। आज BYD भारत समेत पूरी दुनिया में अपनी इलेक्ट्रिक बसें और कारें, जैसे एटो 3 और सील, बेच रही है। बफेट ने अब अपनी कुछ हिस्सेदारी बेचना शुरू कर दिया है, मुनाफा वसूली के लिए, लेकिन वे अभी भी इसके बड़े शेयर होल्डर हैं। कॉस्टको कॉस्टको का बिजनेस मॉडल इतना अनोखा है कि चार्ली मंगर इसे दुनिया की सबसे परफेक्ट कंपनी मानते थे। मंगर अक्सर कहते थे कि अगर दुनिया की सभी कंपनियां कॉस्टको जैसी हो जाएं, तो ग्राहकों का बहुत भला होगा। यहाँ कॉस्टको के उस जादुई मॉडल के 3 मुख्य स्तंभ हैं, जिन्होंने मंगर को अपना दीवाना बना लिया। 1. सामान बेचकर नहीं, मेंबरशिप से मुनाफा। डी मेंबरशिप मोट। कॉस्टको का सबसे बड़ा राज यह है कि वह अपने सामान, जैसे ग्रोसरी या इलेक्ट्रॉनिक्स, को लगभग लागत, कॉस्ट प्राइस पर बेचता है। कमाई कहाँ से होती है? उनका असली मुनाफा सालाना मेंबरशिप फी से आता है। साइकोलॉजी।
जब ग्राहक 5,000 से 10,000 रुपए की मेंबरशिप फीस भरता है, तो वह पूरे साल वफादार रहता है, क्योंकि उसे अपनी फीस वसूलनी होती है। वह कहीं और जाने के बजाय बार-बार कॉस्टको ही आता है। 2. कम सामान, ज्यादा बिक्री, लिमिटेड सिलेक्शन स्ट्रैटेजी। जहां एक सामान्य सुपरमार्केट में 40,000 से ज्यादा अलग-अलग चीजें SKUs होती हैं, कॉस्टको में केवल 4,000 होती हैं। फायदा, वे केवल सबसे ज्यादा बिकने वाला सामान रखते हैं। बार्गेनिंग पावर, क्योंकि वे केवल एक ही ब्रांड का केचप या साबुन बेचते हैं, वे उस कंपनी से बहुत भारी डिस्काउंट मांगते हैं। वह डिस्काउंट सीधे ग्राहकों को पास कर दिया जाता है। 3. हॉट डॉग का जादू, द 1.50 डॉलर हॉट डॉग थ्योरी। मंगर को कॉस्टको की नैतिकता बहुत पसंद थी। 1985 से आज 2026 तक कॉस्टको ने अपने हॉट डॉग और सोडा कॉम्बो की कीमत $1.50 ही रखी है, जबकि महंगाई कितनी भी बढ़ गई हो। मंगर का नजरिया, यह ग्राहकों के साथ एक पवित्र वादा, सेक्रेड प्रॉमिस जैसा है। कॉस्टको का मैनेजमेंट कहता है कि अगर हम इस पर नुकसान भी झेलें, तो भी हम ग्राहक का भरोसा नहीं तोड़ेंगे। एक मजेदार किस्सा, द मुंगर कॉस्टको ऑब्सेशन। चार्ली मंगर कॉस्टको के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी थे। एक बार उनसे पूछा गया कि अगर प्लेन क्रैश होने वाला हो और आपको आखिरी शब्द कहने हों, तो आप क्या कहेंगे? मंगर ने मजाक में कहा था, कॉस्टको के बारे में और अच्छी बातें बताओ। भारत में कॉस्टको जैसा क्या है? भारत में डी मार्ट, एवेन्यू सुपरमार्ट्स का मॉडल काफी हद तक कॉस्टको से प्रेरित है। राधा कृष्ण दमानी, RK दमानी, ने भी कम मार्जिन और भारी मात्रा, वॉल्यूम पर ध्यान देकर भारत में अपना साम्राज्य बनाया है। राधा कृष्ण दमानी, RK दमानी को भारतीय शेयर बाजार का मौन तपस्वी कहा जाता है। उन्होंने डी मार्ट, एवेन्यू सुपरमार्ट्स को खड़ा करने के लिए उन्हीं सिद्धांतों का पालन किया जो वॉरेन बफेट और चार्ली मंगर को पसंद है: सादगी, धैर्य और कम लागत। डी मार्ट की सफलता कोई चमत्कार नहीं, बल्कि एक बहुत ही गहरी और सोची समझी रणनीति का नतीजा है। आइए इसके मुख्य स्तंभों को समझते हैं। डी मार्ट के अजेय होने के 3 बड़े कारण। 1. किराए का चक्कर खत्म, ओनरशिप मॉडल। जहां रिलायंस रिटेल या बिग बाजार जैसी कंपनियां मॉल में भारी किराया, रेंट भरती हैं, दमानी ने अपनी अलग राह चुनी। रणनीति, डी मार्ट अपनी ज्यादातर जमीन और बिल्डिंग खुद खरीदता है। फायदा, जब बाजार में मंदी आती है, तो डी मार्ट को किराए की चिंता नहीं होती। यह बचा हुआ पैसा वे ग्राहकों को भारी डिस्काउंट देने में इस्तेमाल करते हैं। 2. सप्लायर्स को कैश का लालच, द पेमेंट साइकिल। आमतौर पर रिटेल कंपनियां सामान खरीदने के 30 से 60 दिन बाद सप्लायर्स को पैसा देती हैं। डी मार्ट का जादू, दमानी सप्लायर्स को मात्र 7 से 10 दिन में भुगतान कर देते हैं। नतीजा, सप्लायर्स खुशी-खुशी डी मार्ट को 2 से 3% अतिरिक्त डिस्काउंट देते हैं। यही वजह है कि डी मार्ट में सामान बाकी दुकानों से हमेशा सस्ता मिलता है। 3. नो विज्ञापन पॉलिसी, जीरो मार्केटिंग। आपने कभी टीवी या न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर डी मार्ट का बड़ा विज्ञापन नहीं देखा होगा। सोच, दमानी का मानना है कि सबसे अच्छा विज्ञापन कम कीमत है। फायदा, विज्ञापन पर बचने वाले करोड़ों रुपये सीधे कंपनी के मुनाफे में जुड़ते हैं और ग्राहकों को सस्ती चीनी या दाल के रूप में मिलते हैं। एक दिलचस्प कहानी, स्टॉक मार्केट से रिटेल तक। राधा कृष्ण दमानी पहले खुद एक बहुत बड़े इन्वेस्टर और ट्रेडर थे। उन्होंने हर्षद मेहता के द्वार में भारी मुनाफा कमाया था, लेकिन 50 साल की उम्र के करीब उन्होंने तय किया कि वे अपना खुद का बिजनेस शुरू करेंगे। 2002 में मुंबई के पवई में पहला स्टोर खुला और आज 2026 में डी मार्ट भारत की सबसे वैल्यूएबल रिटेल कंपनियों में से एक है। वॉरेन बफेट की निवेश शैली की सबसे बड़ी खूबी यह है
कि वे केवल शेयर नहीं खरीदते, बल्कि वे उस बिजनेस को खरीदते हैं जिसे वे समझते हैं। कोका कोला और एप्पल उनके पोर्टफोलियो के दो सबसे बड़े और सफल उदाहरण हैं। यहाँ उनकी रणनीति के पीछे की कहानी है। 1. कोका कोला। कोका कोला 1988 की क्लासिक डील। बफेट ने कोका कोला में तब निवेश किया जब कंपनी एक मुश्किल दौर, न्यू कोका का फेलियर से गुजर रही थी। क्यों खरीदा? बफेट ने देखा कि दुनिया भर में लोग कोक पी रहे हैं और इसकी ब्रांड वैल्यू इतनी मजबूत है कि कोई भी नई कंपनी इसे आसानी से टक्कर नहीं दे सकती। इसे वे इकोनॉमिक मोट, सुरक्षा कवच कहते हैं। बिजनेस मॉडल। उन्हें यह पसंद आया कि कंपनी को चलाने के लिए बहुत ज्यादा नई मशीनों या रिसर्च की जरूरत नहीं थी। बस चाशनी, सिरप बनाओ और बेचो। परिणाम, उन्होंने लगभग $1.3 बिलियन निवेश किए। आज दशकों बाद उन्हें केवल डिविडेंड डिविडेंड के रूप में ही हर साल अरबों रुपये मिलते हैं, जो उनके मूल निवेश से भी कहीं ज्यादा है। 2. एप्पल। एप्पल 2016 का आधुनिक बदलाव। सालों तक बफेट ने टेक्नोलॉजी कंपनियों से दूरी बनाई रखी क्योंकि वे उन्हें समझते नहीं थे। लेकिन 2016 में उन्होंने सबको चौंकाते हुए एप्पल के शेयर खरीदे। क्यों खरीदा? बफेट ने एप्पल को एक टेक कंपनी के रूप में नहीं, बल्कि एक कंज्यूमर प्रोडक्ट कंपनी के रूप में देखा। उन्होंने देखा कि लोग अपने आईफोन के बिना नहीं रह सकते और वे इसके लिए प्रीमियम कीमत देने को तैयार हैं। इकोसिस्टम। बफेट को एप्पल का स्टिकी, चिपकने वाला स्वभाव पसंद आया। एक बार जब कोई आईफोन ले लेता है, तो वह आईपैड, मैकबुक और सर्विस का हिस्सा बन जाता है। इसे छोड़ना ग्राहक के लिए मुश्किल होता है। शेयर बायबैक। एप्पल अपने खुद के शेयर बाजार से वापस खरीदता है, जिससे बर्कशायर की हिस्सेदारी बिना एक भी नया शेयर खरीदे बढ़ती रहती है। सीख। निवेश का पंच। बफेट कहते हैं कि अगर आप किसी शेयर को 10 साल तक रखने के लिए तैयार नहीं हैं, तो उसे 10 मिनट के लिए भी न खरीदें। कोका कोला और एप्पल दोनों में उन्होंने धैर्य दिखाया और भारी मुनाफा कमाया।